ओके आई डोंट नो व्हाई मेरे फोल्डर में कौन ये सेव कर रहा है। Okay, so good morning everyone. We are going to start today budget, the last topic of module, and today we will be completing our complete module of current affairs. I know ये कल अपलोड नहीं हुआ था, ये अभी किसी के पास होगा नहीं, तो ये आपको कल मिल जाएगा, यहीं से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप सब खुश। तो आज की क्लास में बेसिकली आपको फोकस करना है और क्या अंडरलाइन इसमें करना है वो आप नोट कर लो, और जब प्रिंट मिलेगा तो आप उसको कंप्लीट अंडरलाइन कर लेंगे। जिसको प्रिंट नहीं मिल पाता या जो भी रीजन होता है अपडेट हो जाएगा ऐप पे, उसको प्रिंट निकलवा लेना। पीडीएफ है ओनली 13 पेजेस की, बहुत ज्यादा कंसाइज वे में दिया है, जिससे एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू करने से आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाएगा। बजट के साथ हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेगा एक टॉपिक और कवर करना है, दैट इज COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 27th मीटिंग के बारे में भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। सो वील बी गोइंग थ्रू बजट। ठीक है, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज बजट? लेमैन लैंग्वेज चलेगी, पर आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को कि बजट क्या है। घर में भी एक बजट बनता है कि सपोज वी आर गोइंग टू द मार्केट, तो हम इतने तक का लेंगे, कुछ बजट डिसाइड होता है, तो वो बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? गवर्नमेंट की बात नहीं, अभी नॉर्मल बजट है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। कुछ और नया? कुछ भी वही है, एक वर्ड इसने बोल दिया, आई थिंक वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, एस्टिमेटेड। ये जो वर्ड आ जाता है ना एस्टिमेटेड, ये बजट को डिफाइन करता है, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअल एक्सपेंसेस। हम कुछ अमाउंट निकाल के रख देते हैं कि हम इस चीज पे वो खर्चा करने वाले हैं, इन सेक्टर्स में वो पैसा लगाने वाले हैं, वो सिर्फ एस्टिमेटेड है। देयर माइट बी प्लस, देयर माइट बी माइनस, ऊपर नीचे होगा, बिकॉज एक्चुअल नहीं है। तो जब 1 फरवरी को बजट आता है तो वो एस्टिमेटेड बजट के साथ साथ एक्चुअल भी बताता है, पर एक्चुअल पिछले साल का बताएगा, एस्टिमेटेड अब इस साल का बताएगा कि पिछले साल भी हमने जो बजट दिया था उसमें एस्टिमेशन खर्चा दिखाया था, पर एक्चुअल में कितना हुआ। फिर इस साल का एस्टिमेटेड और अगले साल वो उसका एक्चुअल भी बताते हैं। पहला टॉपिक है रुपी साइकिल। 2 कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, ये कॉइन है, ये एक्चुअली कॉइन डिनोट करता है इंडियन रुपी को, और एक तरीके से आपकी अर्निंग्स एंड आपके एक्सपेंस, कि अगर आपको पैसे का इंतजाम करना पड़ता है तो आप कहां कहां से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एकदम इजी लैंग्वेज में कहे तो पहला दिमाग में आता है हमारी सैलरीज। सैलरीज ही हमारी इनकम होती है। क्या कोई और तरीके से पैसा कमाया जा सकता है सैलरीज के अलावा? इसमें नहीं देखना, अपना दिमाग लगाना है। रेंट मतलब अपने प्रॉपर्टी को हम लीज पे दे दे, रेंट पे उठा दे, वो पैसा हो गया। ओके, और कोई कैसे और हम अर्निंग कर सकते हैं? बिजनेस प्रॉफिट ही एक तरीके से सैलरी कहो या फिर वो बिजनेस प्रॉफिट करो। मिसलेनियस में क्या? वेरी गुड, बोरोइंग। पैसा कमा रहे, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि वो लाइबिलिटी हो, चाहे जो भी पैसा आ रहा है ना, उधारी। आजकल के टाइम पे बोरोइंग सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मनी बन गया है। खुद का पैसा कुछ भी नहीं है, हम बोरो कर करके अपना पूरा काम चला सकते हैं, दैट इज बोरोइंग। दूसरा और कोई किसी ने कहा है सैलरी या फिर हम बिजनेस प्रॉफिट। उसके अलावा कैसे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो? एक चीज होती है ना, चीजें बेच के भी तो पैसा आता है। हम वो बाद में देखेंगे कि असेट जा रहा है, कैश आ रहा है, वो सबसे मतलब नहीं है।
अर्निंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं? आप अपना गोल्ड बेच देते हो जाके, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा आता है पर वो अच्छा पैसा नहीं माना जाता है क्योंकि आपकी बड़ा असेट भी तो जा रहा है। पर हम अभी इसको अर्निंग साइड में डालेंगे कि कहां से आ रहा है। और कुछ मिसलेनियस तरीका जो सबसे फेवरेट तरीका होता है वो तो जा रहा है, वो तो फिर कुछ ना कुछ शेयर आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। अर्निंग्स सबसे फेवरेट, लिफाफे आना। रिश्तेदार घर से जाते हैं, पैसा पकड़ाते हैं, उस समय नहीं लेंगे, नहीं अच्छा नहीं लगा, फिर मम्मी को दे देते हैं जबरदस्ती, फिर मम्मी से हम लोग बाद में देते मेरा पैसा दो। वो जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस खर्चे हैं वो भी हमारी अर्निंग ही है। ऐसे रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं जो कुछ नहीं देके जाते ना, फिर अगली बार से एकदम मन हट जाता है। ठीक है, मजाक अपनी जगह है पर अर्निंग तो अर्निंग होती है और सही में इस एज में यही इकलौती अर्निंग होती है। खैर, अब बात आती इसको थोड़े बड़े लेवल पे सोचने का। ये एक घर की बात हो गई, एक नॉर्मल इंसान इंडिविजुअल की बात हो गई। गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाएगी? अब पॉइंट ऑफ व्यू सरकार की तरफ से सोचना है, व्हाट विल बी द अर्निंग्स। बोरोइंग इज द सेम केस कि बोरोइंग करके भी हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज? टैक्सेस। वेरी गुड, टैक्सेस सबसे बड़ा होता है। कहीं गवर्नमेंट लॉस में जाती है, टैक्सेस बढ़ा देती है। लेंडिंग मनी, व्हाट इज लेंडिंग मनी? तो बोरोइंग इज हो गया ना, लेंड। तो ये बोरोइंग लेने वाली बात हो रही है, देने वाली बात हमारे उसमें नहीं आएगी। हाँ, इंटरेस्ट इनकम अलग हुई, वो ही इसका लेंडिंग मनी था, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और कैसे पैसा कमा सकती है? डिसइन्वेस्टमेंट, अभी किसी ने बोला था ना, डिसइन्वेस्टमेंट। फिर फाइन्स एंड पेनल्टीज, एमसीए तो बहुत लगाता है। कंपनी सेक्रेटरीज की इस बार हालत खराब थी, डेट एक्सटेंड नहीं होती है, टाइम पे फाइलिंग कंप्लीट नहीं हुई एंड वी आर एक्चुअली पेइंग फाइन्स टिल नाउ। आज की डेट तक भी हम लोग पे फाइन लग रहे हैं। लास्ट डेट थी 29 अक्टूबर एंड अभी तक हम लोग फाइन्स पे फाइन्स दे रहे हैं, लेट फीस, उसको हम लेट फीस कहते हैं। ठीक है, और कोई तरीका? गवर्नमेंट एंटिटीज, हाँ ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंटिटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट कंपनी से जो पैसा आता है वो भी सरकार के पास आता है। और कुछ डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, एक आपने डिसइन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, एक होता है एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उसमें क्या होता है, कुछ चीज सरकार के पास गिरवी रखा था, सरकार को पैसा नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रहा था, तो सरकार वो बेच दी एंड वो पैसा भी ले आई, वो भी इनकम है एक तरीके से। लोन जब टाइमली रीपे नहीं कर पाते हैं लोग तो उसकी जमीन, उनका जो भी कोलैटरल सिक्योरिटी होता है वो बेच के भी पैसा आ जाता है। गवर्नमेंट का, हाँ वो बैंक का है पर गवर्नमेंट के पास भी तो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके अलावा और तरीके से यहाँ पे लिखा है, बोरोइंग कवर्ड, नॉन टैक्स रेवेन्यूज कवर्ड, इनकम टैक्स, ड्यूटीज, ये सब टैक्सेस हैं। एंड ये नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, जिसका मैंने कहा वो होता है कि आप अपनी पूरा डिसइन्वेस्ट कर दो, अपनी जमीन बेच के। अभी इस समय एयर इंडिया को बेच दिया, क्यों? लॉस उठाने से अच्छा है जो बचा कुचा इनकम मिल रही है उसको रिलीज कर लेते हैं। इसको 2% क्यों डाला गया है? क्योंकि ये बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। आप अपने गोल्ड, अपनी ज्वेलरी तब बेचते हो जब आपके पास और कोई सोर्स नहीं होता है, नहीं तो पहले लिक्विडिटी खत्म करते हैं, घर से कैश खत्म करते हैं, फिर बॉन्ड्स खत्म कर देते हैं, बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं, और जब कोई रास्ता नहीं बनता तो गोल्ड खत्म करते हैं, फिर इंसान अपना घर देता है। तो जब अपना डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी देखो तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। ऐसी सरकार के लिए भी ये बहुत लास्ट ऑप्शन है कि एक बड़ी कंपनी को बेच देना, वो नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, डिसइन्वेस्टमेंट कोई अच्छी चीज नहीं है, पर इनकम हो रही है इस वजह से इसमें हम ये डालें, पर इसकी कैटेगरी सिर्फ 2% रखी गई है। सबसे ज्यादा बोरोइंग, उधारी का पैसा इस समय सरकार के पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप टैक्स भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली फिर पब्लिक ग्रो नहीं कर पाएगी, वो टैक्स से बचने के लिए इधर उधर जाती है। अब गोज जाती कैसे है? सब्सिडीज प्रोवाइड करना, फार्मर सब्सिडीज देना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, पेंशन, अदर एक्सपेंडिचर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, स्टेट शेयर्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिफेंस।
कुछ चीजें हो सकता है आपको ना समझ में आए। स्टेट शेयर्स, जब आप जीएसटी देखेंगे तो उसमें एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना टैक्स का पैसा मान लेती है, आपको एक जगह कलेक्ट करने के बाद स्टेट का शेयर देना पड़ता है, तो वो चला गया, तो वो भी ट्रांसफर हो गया। बाकी डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर होता है। जो मोदी सरकार स्कीम लाती है, सपोज कोई भी एक स्कीम का नाम बताओ, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना में आपको फ्री गैस मिल रही है, पर उस गैस के बदले में कोई और पैसा दे रहा है आपका। कौन दे रहा है वो पैसा? गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट की साइकिल में तो ये गोज में आएगा। तो ये सारी चीजें कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जाता कहां से। दो चीज इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखने वाली है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम इन दिस टेबल। ये नोट करो आप, ये क्वेश्चन इससे बनता है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है इस समय? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। हाँ, डोनेशन भी होता है, डोनेशन मिलता भी है, डोनेशन देते भी है। हाँ, ट्रस्ट पैसा उठता है, मतलब वो ट्रस्ट का पैसा होता है, वो शेयर मान लेते हैं। लेकिन बेसिकली जैसे विश्वनाथ मंदिर है वो ट्रस्ट पे बना होता है, जैसे रामेश्वरम ट्रस्ट पे है। सिक्योरिटी, वहां का पैसा ट्रस्ट में जाता है, फिर गवर्नमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ, वो स्टेट शेयर हो सकता है वो मांगते हो, जो उनका खर्चा होता है वो निकलवाते हो उसमें से, बट पूरा जो चढ़ावा आता है वो आप पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है, वो ट्रस्ट का है। उससे पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट इज द मेन सोर्स। कि आप एनजीओ बनवाते हो तो ऐसा काम नहीं कर सकते हो कि जो दान वगैरह आ रहा है वो पूरा सरकार ले जाएगी। आई डोंट थिंक, बट ट्रस्ट ही, ये मंदिर वगैरह ट्रस्ट बनाते हैं, तो मतलब उसका पैसा सीधे सरकार को जाता है। क्या बात है तब तो। हाँ, वो तो होता होगा, वो नो डाउट होता है कि आराम से करोड़ों करोड़ों मिल रहे हैं। इस समय विश्वनाथ मंदिर बनाए हैं इसीलिए वो, हालांकि जो खर्चा भी उन्होंने किया है उस पे, तो उसकी रिकवरी कहीं ना कहीं से होगी, बट हो सकता है कि ये पेंडिंग हो। खैर, हमें उससे क्या मतलब है। तो ये मेन तो पैसा डोनेशन से ही आता है जो एग्जेम्प्टेड होता है, और प्लस शादियों में भी जो लिफाफे मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो जो आपको बल्क में मिल रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, जो आपकी रेगुलर इनकम है वही टैक्सेबल इनकम है। खैर, हम लोग वहां नहीं जाएंगे कि वो पैसा किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा है। हम लोग किस टॉपिक पे हैं कि अभी क्या नोट करना है? बोरोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और एक्सपेंस सबसे ज्यादा किस पे करती है? इंटरेस्ट पेमेंट पे। वही ध्यान से देखो, बोरो कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी ज्यादा दोगे ना, जितना बोरो करोगे उतना इंटरेस्ट दोगे। तो जितना ले रहे हो 35%, तो मैक्सिमम दे भी तो रहे हो उस पे। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 20%। डिफेंस पे कितना कम है? डिफेंस इज ओनली 8%। ये सबसे ज्यादा होना चाहिए कंट्री के लिए। डिफेंस पे आप जितना खर्चा करोगे, जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना फायदा है। क्या ये चीज क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें और कुछ जानने का नहीं था। नेहा गुप्ता, क्विकली कमेंट, इज इट क्लियर? ठीक है, ये एक्चुअली एक बार इसको पढ़ाया गया है इसलिए ये ऑलरेडी मार्क दिख रहा है। हम लोग फिर से पढ़ेंगे और फिर से मार्क करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for 2022 for the 4th time in a row. Mark this line. Nirmala Sitharaman has presented, and 4th time in a row in the budget she has marked 75 years of independence through Azadi का अमृत महोत्सव। I told you इस साल 75 था, और ये पूरे साल एक चीज चली है, वो क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें डिफरेंट स्कीम्स लेकर आए हैं कंट्री की ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, उस पे बात हुई है। नेक्स्ट इज अबाउट नेक्स्ट 25 years refers to same period as अमृत
काल। अमृतकाल के बारे में मैंने पहले भी बताया है। अब एक्चुअल में पहले सुन लो ना तो ये चीज अब क्लियर हो जाती है, समझ में आ जाती है। वो क्या है कि 75th ऑफ ईयर इंडिपेंडेंस अभी है, हम लोग नियर कितने हैं 100th के। तो ये जो 25 ईयर्स का टाइमलाइन है, इस 25 ईयर्स के टाइमलाइन को बोला गया है अमृतकाल। ठीक है। It has also announced some important measures for taxpayers. Now very important thing, during इसमें आपको स्कीम्स पे ज्यादा फोकस करना है। डायरेक्ट टैक्स भी आपकी बुक में दे दिया है, दैट इज टोटली इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के आपको गिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पता है, और डिटेल में दे दिया, सेक्शन के साथ दे दिया। तो उसमें पढ़ना क्या है, डोंट गो थ्रू सेक्शंस। आपको कुछ चेंज हो रहा है, जैसे रिवाइज रिटर्न का टाइम बढ़ गया तो कितना बढ़ गया वो पढ़ लो, परसेंटेज में कुछ चेंज आया तो वो पढ़ लो। डिटेल में जाना कि कैसे लगता है टैक्स, कैसे देना है, ये पूरा आपका एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट टैक्स में कवर्ड होता है। CSEE में आपको टैक्स नहीं पढ़ना है कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, ये सब कोई मतलब नहीं है। स्कीम्स पे फोकस करना है, और डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ आपको रिवाइज्ड ईयर्स हो या रेट्स हो वो आपको फोकस करना है। ठीक है, स्कीम पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। According to Article 112 of Indian Constitution, the Union Budget of year is referred as annual financial statement. कोई पूछता है बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वो कहाँ लिखा है? वो आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये सब आपके एमसीक्यू में है। अब एमसीक्यू कहाँ है? वेयर इज द एमसीक्यू? इसके बाद ये एमसीक्यू भी नीचे मैंने कराया था, इस पे बेस्ड है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। उसके लिए आपको ये पूरा ध्यान से पढ़ना है, फिर करना है। आर्टिकल 112 हो गया। ओवरऑल द बजट कंटेन्स estimated revenue, ways to means to raise the revenue, estimated expenditure, actual receipts and actual expenditure of closing financial year। सब समझ में आ रहा है? जब हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो एस्टिमेटेड रिसीट्स की बात आई, एस्टिमेटेड एक्सपेंस की बात आई, कि जो ओवर द ईयर हम कितना खर्च कर सकते हैं या करने वाले हैं, या कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाले, और क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है उसमें हमने एक्चुअली कितना किया। पार्लियामेंट में बजट 6 स्टेजेस से जाता है। कितनी स्टेजेस से? 6 स्टेजेस। क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट को रखा जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन डिमांड, पासिंग एन एप्रोप्रिएट बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। मनी बिल की वोटिंग राज्यसभा में नहीं होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मनी बिल पे वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, जो बजट है वो प्रिपेयर कौन करता है? बजट प्रिपेयर कौन करता है? इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये लाइन लिखना है, द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। तो बजट कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फर्स्ट बजट कब आया था? 1947। इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट बजट इन 1947। की हाइलाइट्स में ग्रोथ रेट के बाद हम लोग पहले स्कीम्स पे आते हैं, फिर ग्रोथ रेट डिस्कस कर लेंगे। स्कीम्स है, अमृतकाल की 4 प्रायोरिटीज है। अमृतकाल की 4 प्रायोरिटीज हैं। आपकी बुक में एक प्रोडक्ट इंसेंटिव लिंक स्कीम के बारे में डिटेल में दिया है। अगर एक साइड बुक भी खोल लेते हैं, मॉड्यूल की बात हो रही है, उसको भी एक साइड ओपन कर लो। थर्ड चैप्टर का पेज नंबर क्या है?
यही पे आ गए जो एक्चुअल में चाहिए था आप लोग को। द बजट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पिलर्स: पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट लिंक एनहांसमेंट स्कीम। ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट्स और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एकदम क्लियर है कि किस तरीके से हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें फाइनेंस कैसे करना है। ये दो स्कीम्स डिस्कस्ड है। पहला है गति शक्ति जो बहुत बार डिस्कस्ड हो चुका है, और थर्ड इज प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो आज हम लोग पहले थर्ड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है बताओ। हाँ हाँ, बताना तो हर ही चीज है, उसका इश्यू नहीं है, पर जो चीज पहले से पढ़ रखे हैं पहले कुछ नया पढ़ लेते हैं। प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट स्कीम क्या होती है? नाम से समझ में कुछ आ रहा है? ये यहाँ पे लिखा है प्रोडक्टिविटी और फिर इनहांस, प्रोडक्शन बढ़ाना एक तरीके से। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर हम एकदम इजी एग्जाम्पल से समझे तो आपको समझ में आएगा। एक जब कंपनी खोलते हैं, या आप समझ लो एमवे वगैरह का सुना है, इसमें ना एक चेन बनाते हैं ये लोग। एमवे कंपनी है, ओरिफ्लेम्स कंपनी है, ये घर घर लोग बिजनेस कर रहे हैं आजकल इस पे। तो उसमें चेन बनाते हैं, अपने अंडर एक लोग को रखा, फिर वो अपने अंडर एक लोग को मेंबर बनाता है, और वो क्या करते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं उसकी। सेल्स का मतलब सेल्स कैसे इंक्रीज करते हैं? सपोज आपने अगर जितना भी प्रोडक्ट बेचा उस पर आपको 2% दे देंगे, 1% दे देंगे, या आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे, बाद में आपको इसको इनकैश करा देंगे। डिफरेंट टेक्निक्स होती है सेल्स बढ़ाने की। ये सारा काम जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं वो यही करवाते हैं। सपोज आपने इतने टर्नओवर कंप्लीट किया या इतना प्रोडक्ट सेल कर दिया तो उसका 5% हम आपको देंगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है? इंसेंटिव देना। हम आपको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। जनरली मैंने देखा है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले तो चेन बना रखे हैं, और चेन बनाने के बाद वो लोग इस तरीके से सेल करते हैं कि बस किसी तरह हमें टारगेट कंप्लीट करना है, टारगेट करने पे हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। ये क्यों ऐसी स्कीम्स कंपनी लेकर आती है? अपने प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए। तो वो प्रोडक्शन इनहांसमेंट स्कीम सरकार भी लेकर आई है। प्रोडक्शन मतलब वो किसी भी चीज का हो सकता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहे थे, तो कहा कि यहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम समझ में आई, जो डिमांड है वो बहुत कम मिलती है लोगों को, सेल्स नहीं है उतनी। तो जब सेल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, लोग सेल नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो फिर क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हटा देते हैं और फिर वो लोग बाहर से इंपोर्ट करके बेचने लगते हैं। उसमें उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, जितना फायदा नहीं हो रहा उससे ज्यादा का खर्चा हो जा रहा है। तो सरकार इस चीज को समझती है और कहती है हमें इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। उसके लिए एक काम तो करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं पे रखना है। अब उन लोगों को कैसे कन्विंस करें? तो जो कहा कि आप सेल्स पे इंसेंटिव देंगे। अगर आपने इतने का टर्नओवर क्रॉस कर दिया, सपोज टर्नओवर रख दिया, बहुत कम रखे, अगर 10 करोड़ भी रखते हैं टर्नओवर, साल का टर्नओवर रख दिया, तो हम आपको इतने % देंगे, इतना % देंगे, टैक्स रिबेट दे देंगे। इतनी सारी चीजें सरकार अगर ऑफर करने लगेगी तो रिलीफ मिलने लगा। जो खर्चा उनको दिक्कत कर रहा था इंसेंटिव के तौर पे तो मिल रहा है, तो फिर प्रोडक्शन यूनिट यहीं पे सेटअप होने लगेगा और इंपोर्ट घटने लगेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। यही सरकार चाहती है कि हम बाहर का डॉलर इंडिया में लेकर आए, इंडिया का रुपी बाहर ना जाए। उसी के लेकर है ये प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इसके लिए याद रखना, ये कोई भी कंपनी कर सकती है, मतलब फॉरेन कंपनी भी अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करती है, हम उसको इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में मानेंगे, क्योंकि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करना है, हमें बाहर से लाना नहीं है। बाहर का ही कोई आके यहाँ सेटअप करके अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर ओप्पो एक यूनिट यहीं पे लगाता है, यहीं पे मैन्युफैक्चर करता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ओप्पो पूरा बाहर से बन के ही आ रहा है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। तो उससे फायदा क्या है? कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। बस ये एक कंडीशन इन्होंने लगा दी कि वो इंडियन कंपनी होगी, तभी तो हम इंसेंटिव्स देंगे। फॉरेन कंपनी के लिए स्कीम नहीं है। क्या सबको क्लियर है ये प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट स्कीम? डन।
गति शक्ति और फिजिकल ग्रोथ वाला पॉइंट लास्ट में डिस्कस कर देंगे, पहले और भी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। वन मेजर, यहां पे लिखा है वन मेजर अदर मेजर अनाउंसमेंट इन द बजट वाज रेलवेज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स। ये क्या लाए हैं, इसी चीज को लेकर ध्यान में रखो कि डोमेस्टिक जो लोकल बहुत छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, डोमेस्टिक सेलर्स होते हैं जो छोटी छोटी टॉय शॉप लगा लेते हैं या फिर चूड़ियों की दुकान लगा लेते हैं, एक जगह की वो चीज फेमस होती है। फॉर एग्जाम्पल कारपेट इज फेमस ऑफ, कारपेट कहाँ का, कश्मीर का, भदोई का कारपेट सबसे फेमस है, कश्मीरी शॉल कह सकते हैं। बनारस का क्या फेमस है, साड़ी। बनारस का एक चीज आपको नहीं पता है पर वुडन टॉयज भी बहुत फेमस है, हम लोग को ही नहीं सुनने में आते, पर यहाँ पे ना लोकल वुडन टॉयज वाले पूरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनका उतनी डिमांड नहीं रहती वुडन टॉयज की, तो ये चीज खत्म होती जा रही है और बनारसी साड़ी हालांकि ग्रो कर रही है। उसके अलावा अगर और कोई जगह बताओ जहां की जो चीज फेमस हो। ग्लास बैंगल्स कहाँ के फेमस है, फिरोजाबाद के बैंगल्स बहुत फेमस है। लॉक्स कहाँ का फेमस है, अलीगढ़ लॉक्स फेमस है। एंड यू नो लेदर कहाँ का फेमस है, लेदर कहाँ का फेमस है, कानपुर का फेमस है लेदर, कानपुर इज फेमस फॉर लेदर, भदोई इज फेमस फॉर कारपेट। तो ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि एक जगह से कोई चीज ओरिजिनेट होने लगी, जैसे दार्जिलिंग टी इज फेमस, सुना भी है, ये सब आप लोग ज्योग्राफिक इंडिकेशन में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है कि अगर उस स्टेशन पे उस जगह की कोई फेमस चीज की छोटी स्टॉल ही सही लगा देते हैं तो जो बाहर के लोग आएंगे तो उनको पता तो चलेगा ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, तो दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड दैट। तो कैन स्टेशन पे काफी टाइम पर एक टॉय स्टॉल लगी हुई थी, उसमें वो जैसे दरवाजे पे वो तो क्या होता है वो बंदरवान कहते हैं उसको, वो लगी रहती है, जिसको कुछ तोरण भी कहते हैं आई थिंक, कोई सुना ही नहीं है, दिवाली पे अपने गेट पे लगाते हैं सब, उसी की बात हो रही है। या फिर छोटे छोटे लकड़ी के टॉयज, मिट्टी के वो सब लगे हुए थे दिखाने के लिए, ये भी हमारा मार्केट है। ऐसे ही हर रेलवे स्टेशन पे अगर एक प्रोडक्ट बनेगा तो वो लोकल बिजनेसमैन को हेल्प करेगा, उसके लिए वन प्रोडक्ट सब ब्लैंक है, सुना ही नहीं है कभी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम यही है। डन। नेक्स्ट किस पे, पता नहीं कितना परसेंट देगी ये तो नहीं पता। पर्वतमाला, पर्वतमाला इस, ये तो बनारस में भी है, रोपवे डेवलपमेंट के लिए ये आया था, क्योंकि जब आपका एक तो टूरिज्म भी है, दूसरा पॉपुलेशन, जब सड़कों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके पास उतने फ्लाईओवर्स नहीं है, तो रोपवे भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कहीं कहीं मेट्रो नहीं बन सकती, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मेट्रो नहीं बन सकती, तो रोपवे भी एक टाइप का टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है, लोगों में एक अलग से एक्साइटमेंट होगा रोपवे पे जाने। ये पीपीपी मोड सुना है आपने, व्हाट इज पीपीपी, पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। उसमें क्या होता है, जब सरकार किसी खर्चे को खुद स्पॉन्सर नहीं कर पाती है पर जो स्कीम है वो बहुत अच्छी है, सपोज रोपवे इज अ वेरी गुड स्कीम, पर पैसा नहीं है अभी हम रोपवे में इन्वेस्ट करने के लिए, जो सरकार ना प्राइवेट सेक्टर की हेल्प मांगती है, इन्वेस्टमेंट आप कर दो, स्कीम हम इंप्लीमेंट कर देंगे। उसमें फायदा क्या होता है, सरकार से जब फंड आता है तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, प्राइवेट फंड्स तुरंत मिल सकते हैं, तो हम किसी भी प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करेंगे, और टाइमली कंप्लीट करने का प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब पैसा लगा रहा है तो उसको काम तुरंत चाहिए, जिससे वो तुरंत स्टार्ट हो जाए और उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा उससे। तो ये पीपीपी मोड तब आया था जब सरकार के पास खुद के फंड्स कम है, वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प मांग के एक पार्टनरशिप ले आते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग, ठीक है। तो ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज किसान ड्रोन्स, वेरी गुड मेथड की किसान ड्रोन्स में किसान पहले खुद क्रॉप असेसमेंट के लिए फील्ड में घूमते थे, अब किसान ड्रोन से भी आप ड्रोन्स एक्चुअली सस्ते कर दिए गए थे कि किसान उसको परचेज करके खुद की क्रॉप्स का एक असेसमेंट कर सके, तो वो किसान ड्रोन्स लेकर आए। टेक्नोलॉजी का एक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और यही हम लोग देख रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें। एमएसएमई के लिए लेकर आए उद्यम पोर्टल, व्हाट इज उद्यम पोर्टल एंड व्हाट इज एमएसएमई, फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई,
किसी को फुल फॉर्म पता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सुना ही नहीं है। जब कोई कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बहुत छोटी भी नहीं है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर होती है। उसी के लिए ये उद्यम स्कीम लेकर आए हैं कि अगर आपको एमएसएमई के लिए जो स्कीम्स आई हैं उसमें फायदा लाने के लिए ये इस पे रजिस्टर होना पड़ेगा। उद्यम इज फॉर ओनली एमएसएमई, आप नोट कर लो, उद्यम पोर्टल एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली बना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। हो गया। अब ये बात आती है ई श्रम पोर्टल की। ई श्रम पोर्टल हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के, इसके ठीक ऊपर लिखो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या होते हैं? जब आप लेबर्स की बात करेंगे तो उनका एक ट्रेड यूनियन हो जाता है, मजदूरों का एक यूनियन होता है, उसके अंदर वो रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है, मजदूर यूनियन उनको सपोर्ट करता है। पर जो हमारे घर की स्टाफ है, फॉर एग्जाम्पल मेड्स हैं, कुछ वो ड्राइवर्स हैं, या हम कह सकते हैं माली जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो किसी भी बड़े यूनियन से लिंक्ड नहीं है, ना फिर उनको बाद में कोई फैसिलिटी मिलने वाली है कि इतने साल काम करने के बाद कुछ पेंशन्स मिलेगी। वो सब कुछ भी नहीं था। उसको आइडेंटिफाई किया गया कि उन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिले। लाइक लोकल हॉकर्स, लोकल हॉकर्स की बात करें, जो गली में घूम घूम के सामान बेचते हैं, चिल्ला के आवाज दे के सामान बेचते हैं, वो किसी भी बड़े यूनियन से जुड़े नहीं होते, वो बहुत छोटे लोकल वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की में आते हैं। इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ई श्रम पोर्टल लेकर आए हैं कि उसमें लिंक हो और कुछ साल बाद, मतलब इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद उनका एम्प्लॉय, जिनका वो काम करते हैं वो कंट्रीब्यूट करे, कुछ सरकार करे, जिससे एक एज आने के बाद उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक तरीके से बाद में पेंशन स्कीम की तरह काम कर सकता है। वर्क के लिए भी है और हेल्थ सेक्टर के लिए भी है। बट एक चीज जो मुझे कमी लगती है, अनअवेयरनेस। इतना कुछ दे रखा है पर जिनको दे रखा है, डोंट थिंक उनको पता भी है। एक नॉर्मल मजदूर से जाके पूछो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ये स्कीम आई थी, वो स्कीम आई थी, उसमें इतना पैसा जा रहा है, तुम उसमें रजिस्टर हो सकते हो, कुछ नहीं। इसके लिए सरकार को कैंप्स लगाने चाहिए, जगह जगह पे कैंप्स लगा के पहले अब एम्प्लॉयर खुद थोड़ी बोलेगा जाके हम तुम्हारे लिए इतना % कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो तो उसी के ऊपर बर्डन आने वाला है। तो वो खुद जाके नहीं बता रहा है, तो कुछ चीजें कैंप्स लगा के भी प्रमोट करनी चाहिए कि ये चीजें, ये बेनिफिट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इज असीम पोर्टल। आई थिंक असीम का एक फुल फॉर्म है, कुछ असीम का फुल फॉर्म भी है इसमें, एक बार देखना। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग, इसको लिख लो, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग। इसका मतलब क्या है? जो स्किल्ड एम्प्लॉय, जिनके पास कोई एक स्किल है, उनके लिए, उनको एम्प्लॉयर से जुड़वाने के लिए, और एम्प्लॉयर को अगर जरूरत है एक स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड वर्कर की, उनको लेबर से कनेक्ट करने के लिए ये पोर्टल ले आए। दोनों अपने आप को रजिस्टर कर दो, जिसको जो जरूरत होगी वहां से कनेक्ट करवा देंगे। दैट इज असीम पोर्टल। ये क्या है? नेशनल करियर सिस्टम है। ये एक तरीके से आपको करियर गाइडेंस, करियर, ये लेबर्स की बात हो रही है कि कौन सी स्किल की कितनी डिमांड है, वो स्किल कैसे आपको मिल जाएगी, कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग हो सकती है, उस सब की डिटेल्स बताता है। नेक्स्ट इज डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड। देश स्टक ए पोर्टल विच विल बी लॉन्च्ड टू एम्पावर सिटीजन टू स्किल, रीस्किल, अपस्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। वही नॉर्मल है, बार बार स्किल प्रमोशन को लेकर एक एक स्कीम्स आ रही है। एक है ई विद्या। ड्यूरिंग कोविड देयर वाज अ टाइम जब एक चीज दिखी कि जो
नॉर्मल सिटीज वाले बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, फर्क उन लोगों को पड़ा जो गांव में थे। दो प्रॉब्लम थी, एक तो या तो टीचर के पास ही ये सिस्टम नहीं था कि वो पढ़ा सके, या फिर हर बच्चे के पास मोबाइल्स नहीं थे जहां पे वो पढ़ सकते थे। तो ई सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम जो आया उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला था। उसके लिए भी ये आए कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम लाए हैं ई विद्या को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वे से ई विद्या को प्रमोट करने के लिए ये 1 क्लास 1 टीवी चैनल लेकर आए हैं। ये रेडियो में तो मैंने सुना था, बाय चांस रेडियो ऐसे कम सुनने में आता है, ऑन किया तो कुछ वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में या फिर करियर गाइडेंस दे रहे थे कि कैसे मैथ्स को कवर कर सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आई कि चल क्या रहा है, अचानक से रेडियो पे मैथ्स की बातें आने लगी थी। फिर 2 मिनट सुनने के बाद पता चला कि वो रेडियो प्रोग्राम्स के जरिए बच्चों को कोविड के दौरान ये पढ़ा रहे थे। अब मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आप रेडियो पे नहीं पढ़ा सकते अनटिल एंड अनलेस बच्चे उस चीज को सॉल्व करते हुए न देखें। आप खुद इमेजिन करो, अगर आंख बंद करके बस सुनो तो कितना समझ में आएगा अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी। वो बच्चे उसी तरह से पढ़ भी रहे थे, क्योंकि और कोई सोर्स ना होने के कारण कम से कम सुनने को ही मिल रहा है, वो भी उनके लिए बहुत था। वो चीजें आइडेंटिफाई हुई और ई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम लेकर आए कि एक टीवी चैनल एटलीस्ट लगे कि दूर बैठे कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हम ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट कर सकते हैं। कई लोगों ने टैबलेट्स भी बांटे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, मतलब डब्बा हो जाता है अगर फोन, अगर आप में इसमें इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो ये चीजें फेस करी। तो 200 टीवी चैनल्स लगवाए। कितने? ये जो वर्ड्स हैं आपको किसी स्कीम के बारे में लिखने को नहीं आएगा, बट स्कीम को बिना समझे पढ़ने में ये आप 10 दिन में भूल जाओगे। इसलिए ये चीजें समझाई जा रही है कि जब इसके बारे में कुछ भी आए तो याद आ जाएगा 200 चैनल लगवाए थे। पीछे एमसीक्यू दिया है, खुद से सॉल्व करना है, सारे आंसर्स इसी में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वुमेन, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम, ये पोषण 2.0 ऑल सेक्टर्स रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए लाए थे। इतनी सारी स्कीम, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है पोषण 2.0। पोषण 2.0 क्या कहता है? मिड डे मील स्कीम सुनी थी आपने? मिड डे मील, गवर्नमेंट स्कूलों में एक टाइम का मील फ्री दिया जाता है, लंच एक तरीके से वहां मिलता है। तो जैसे आप दाल, राइस, कढ़ी, चावल ये सब लोग प्रोवाइड कराते थे जिससे एग्जैक्ट वे ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। एक्चुअल में स्कीम का 2 फायदा था, करेक्ट न्यूट्रिशन बच्चों में अच्छा मिले, दूसरा इट ऑलवेज अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स स्कूल। क्यों? जो माँ बाप घर में भी खाना अच्छे से नहीं खिला पाते हैं उनके लिए है कि बच्चों को स्कूल भेज दो, कम से कम एक टाइम का अच्छा खाना तो वो खा सकते हैं। ये स्कीम्स आई थी मिड डे मील स्कीम, वो बहुत पुरानी हो गई थी, उसको फिर रिजुवेनेट किया गया और एक सेकेंड वर्जन के तौर पे इसको लाया गया। तो पोषण 2.0 इज रिलेटेड टू व्हाट? मिड डे मील स्कीम का ये सेकेंड वर्जन है एक तरीके से। पीएम डिवाइन, ये 4 धाम जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको सारे जितने भी डिवाइन कनेक्टिविटी है उसको कनेक्ट करने के लिए, लाइक डिफरेंट मंदिर्स को कनेक्ट करने के लिए ट्रेन चला दी जो इतने इतने मंदिर आपको कवर करा देंगे। वो सारी स्कीम किसमें आती है? पीएम डिवाइन। द न्यू स्कीम फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ये नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए एक स्कीम उसके लिए भी है, 4 धाम प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। दिस इज बेसिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट। Next is vibrant village programs for border villages and connectivity infrastructure in northern border. Sunrise opportunity. Sunrise opportunity to be provided by research and development in like artificial intelligence. ये space and green energy को लेकर है। क्या क्या स्कीम लेकर आए हैं? इसमें सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है। गिफ्ट IFSC, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अलाउड इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या होता है? व्हाट इज गिफ्ट? व्हाट इज गिफ्ट सिटी? अच्छा, गिफ्ट से आप क्या समझते हो? ये कौन सी सोर्स ऑफ इनकम होती है? एक्चुअल में आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा ही नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, एक स्कीम का एक पार्ट दे दिए बट इसके पीछे बहुत बड़ी सी स्टोरी होती है। गिफ्ट्स आर पार्ट ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम।
और अदर सोर्स ऑफ इनकम में कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, उस एग्जेम्पशन की बात बस ये की गई है। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन टू बी अलाउड इन द गिफ्ट, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देके एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, उसके पीछे का ये रीजन। फिर नेक्स्ट है डिजिटल रुपी, इस साल लॉन्च हुआ है, अभी रिसेंटली डिजिटल रुपी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट इज गति शक्ति प्लान, मैंने कहा था कि ये एक अम्ब्रेला प्लान है, ये शायद नहीं डिस्कस किया है अम्ब्रेला प्लान के बारे में। जैसे एक अम्ब्रेला होता है, ये नीचे से हम लोग बनाते थे बचपन में, रंग बिरंगा सा, सब में अलग अलग कलर करते थे, वही प्लान ये लेकर आए हैं। इन सबको ये एक ही जगह कनेक्ट कर रहे हैं। ये सारी मिनिस्ट्रीज है, ये जितनी भी हैं ये मिनिस्ट्रीज है, हर मिनिस्ट्री को एक साथ कनेक्ट करने वाला रीजन था गति शक्ति, जिसको मैंने एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था, रोड एंड पाइपलाइन एग्जाम्पल से, कि दो सेक्टर को दो काम दिए गए थे, एक रोड बनाने का काम दिया गया था, एक पाइपलाइन डालने का काम, और टारगेट सपोज दिया गया 3 months। तो पहले पाइपलाइन डली और रोड में पहले रोड डल गई थी और पाइपलाइन वाला बाद में आया, उसमें गड्ढा खोदा और अपनी पाइप बिछा के गड्ढा भर दिया था, ये हुआ था। तो दोनों सेक्टर ने बताया हमने अपना काम कर दिया, रोड वाले ने कहा हम तो रोड बना चुके हैं, पाइपलाइन वाले ने कहा था कि हमने भी पाइप डाल दी, पर बाद में हुआ कि रोड बनी हुई नहीं दिख रही थी, वो गड्ढा भरा हुआ दिखा था। तो प्रॉब्लम आई कोऑर्डिनेशन की कि रोड पहले क्यों बनी, अगर पाइपलाइन डलनी थी तो पहले पाइपलाइन डलनी चाहिए थी, फिर रोड बननी चाहिए थी। इसके पीछे का रीजन था कॉस्ट कटिंग हो सकती थी, 2 बार रोड बनी, इससे अच्छा कोऑर्डिनेशन रख लेते तो कॉस्ट बच जाता। और दूसरा कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब भी कॉस्ट की बात आए, ये सरकार का पैसा नहीं, ये आप ही का पैसा है, दे कलेक्ट यू बाय द वे ऑफ टैक्सेस, और जो वेस्टेज हो रही है वो आपके ही पैसे की हो रही है। तो वो चीजें आइडेंटिफाई करी गई। फिर नेशनल मास्टर प्लान भी इसको बोला जाता है। सही बात है, आप जो चीजें एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के कनेक्ट करने से करवा सकते हो, उसी को ये नाम दिया गया, इट इज अ मास्टर प्लान। नेशनल हाईवेज बनने की बात हुई है, 25,000 किलोमीटर। पीपीपी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हो गया। कितने रेलवे ट्रैक्स डलने हैं वंदे भारत ट्रेन के? 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन। हैव यू एवर सीन वंदे भारत ट्रेन? ये स्पेसिफिकली दिल्ली बनारस में भी है, कनेक्टेड है, बहुत कम स्टॉपेज है, बहुत जल्दी ये पहुंचा देती है। हाँ, थोड़ा इसका एक्सपेंस ज्यादा होता है, बट जो लोग बहुत जल्दी जाना चाहते हैं कहीं, सपोज कोई मीटिंग या कुछ है, तो कम टाइम में, अगर वो कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, कम टाइम में पहुंचने वाले के लिए ये बेस्ट ट्रेन है। नेक्स्ट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू लास्ट में करेंगे, 2 टॉपिक अभी बच गया था, एक फिजिकल ग्रोथ वाला बचा है, उसको देख के खत्म करते हैं, और कॉप 27। एमसीक्यू आप खुद भी कर सकते हो अगर टाइम नहीं रहता है, सारे आंसर्स इसी में है, आपको इसको पढ़ के मार्क करना है। ये जरूर लिख ले, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 21-22 की क्या दी? 9.2% एस्टिमेटेड। रिवाइज ग्रोथ रेट फॉर करंट ईयर 6.98%। और फिजिकल डेफिसिट कितना है? 6.4%। फिजिकल डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा है, पैसा इनकम कम है, वो होता है डेफिसिट। 6.4%। हाँ, और अगेन 6.8 प्रोजेक्टेड इन द बजट एस्टिमेट। ये सब पीडीएफ में लिखा ही है, वहीं पे अंडरलाइन कर लेना। ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवाइज एस्टिमेट मतलब गवर्नमेंट जब पॉलिसीज लॉन्च कर देती है, उसके बाद एक ट्रस्ट होता है, नहीं ये बेटर ग्रो कर सकती है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें लगा कि नहीं ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो आईएमएफ ग्रोथ रेट कट भी कर देता है। तो आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट कम और ज्यादा एस्टिमेट होती रहती है। अभी आईएमएफ ने पहले कहा था कि बहुत अच्छी ग्रोथ रेट दी थी। जब एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी मानी जाती है तो इन्वेस्टर्स ज्यादा आते हैं, लेकिन आईएमएफ ने कम कर दिया। कम कर दिया मतलब लग नहीं रहा इनका बजट देख के या फिर चीजें देखकर, तो आईएमएफ ने उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस का भी इफेक्ट हो जाता है, इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट खत्म होता है, वो पैसा निकालने लग जाते हैं। तो ये रिवाइज्ड एंड ये करंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डन।
आर्टिकल 112 में हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस था, करेक्ट, ये आपने पढ़ाई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन while presenting said that the country is expected to grow at 9.27%. कितनी वंदे भारत ट्रेन्स? 400. How many post offices will be there in core banking system? ये आउट ऑफ कोर्स था, इसलिए आप इसको लिख सकते हो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस को बनाने की बात हुई है। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी किस रेट पे चार्ज होगी? 30% प्लस 1% टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। तो 30% को अंडरलाइन करना। व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23? 6.4%। ये आपको नहीं पता था। सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज 12% से घट के कितना हो गया है? 7%। व्हाट इज सरचार्ज? इट इज लाइक टैक्स ऑन टैक्स। जो 10 लाख वाली इनकम है उस पे भी सेम टैक्स, जो 1 करोड़ वाली इनकम है उस पे भी सेम टैक्स। तो ये देखकर गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स डाल दिया, वो है सरचार्ज, जो कि हायर इनकम वाले लोगों के लिए है। इसको हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको अमीरों के टैक्स के नाम से हम लोग पढ़ते थे। दिस इज अमीरों वाला टैक्स, सरचार्ज। निर्मला सीतारमन announced a new taxpayer where the taxpayer can revise or update return within 2 years। ये आपके मॉड्यूल का पार्ट था। निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग हाउ मेनी टाइम्स इन अ रो? 4th रो। कितने टीवी चैनल प्रोवाइड किए जाएंगे? 200। क्या टीवी चैनल के प्रोग्राम का नाम क्या था? ई विद्या। ये एकदम बेकार क्वेश्चन था, बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इस साल का जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ, कितना हुआ? 1,40,986 करोड़। जनवरी मंथ की बात हुई है। पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कितने सेक्टर्स? 14 सेक्टर में कितनी जॉब क्रिएट करने वाली है? 60 लाख। ये ऊपर आपने पढ़ा है, यहां पे दिया था ये। कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही है? 60 लाख। कितने सेक्टर्स को कनेक्ट करें? 14 सेक्टर्स। Defense and research industry opened up for industry startup and academia with dash of defense and R&D budget। कितना अलॉट हुआ है? 25%। ये रेट्स आपको बस याद करने हैं, कितना रेट्स किसको अलॉट हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड रिडक्शन ऑफ सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर फ्रॉम 28.5% टू 23%। क्या है अनलिस्टेड शेयर्स? क्या? अरे गवर्नमेंट का एक्सपेंस तो है ही। अनलिस्टेड शेयर क्या होते हैं? अरे एकदम से तो वो शेयर इशू कर सकती है, वो पब्लिक को नहीं कर सकती है, उन्हीं पे है। इन 2023 हाउसेस विल बी कंप्लीटेड फॉर पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसको लेकर भी बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे थे। कुछ स्कैमर्स थे या कौन थे जो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअल में आपकी इनकम देखी जाएगी, सबको चेक करने के बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट होने वाला है। वो लोग ना एक्स्ट्रा कुछ चार्ज ले रहे थे, तो कुछ लोगों ने डीएम को ट्वीट कर दिया, पीएम को ट्वीट कर दिया, और फिर सच में बहुत अच्छी वाली लड़ाई हुई थी। तो 80 लाख घर बनने, कितने बनने? 80 लाख। जो ये लाख है 80 लाख ये आवास योजना का है। वो 60 लाख क्या था? वो पीएलआई स्कीम से था, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। लाख देखते हैं, ये नहीं 60 लाख पड़े हैं, 80 लाख पड़े हैं, 2 आया था, ये टिक कर देना है। फर्स्ट बजट कब आया था? 1947। लॉन्गेस्ट बजट स्पीच ये निर्मला सीतारमन की थी। नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट का, 10% से 14% हो गया है। हाउ मेनी फोकस एरियाज ऑफ द बजट आर प्रेजेंटेड? 7। ये स्टेजेस ऑफ बजट की बात नहीं हुई है। फोकस एरिया 7 थे। 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सेटअप होगा? 75। ठीक है, हो गया। ये सेल्फ नोट्स हैं, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है वो लिख लेना। यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल COP27 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शायद टाइम कम है पर कवर अप हो सकता है। इसके बारे में मैंने कुछ ऑलरेडी निकाल के लिए आपके लिए रखा था। ओके, होस्टिंग कंट्री कौन थी? इजिप्ट। नोट करते चलेंगे, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। होस्टिंग कंट्री
इजिप्ट, ये जो चार्ट बना रहे हैं एज इट इज बना लो। क्लियर है? अब क्या पढ़ना है इसमें? कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 मीटिंग। ये मीटिंग का नाम है, एक्चुअल में ऑर्गेनाइजर कौन है? यूएनएफसीसी। अगर ये नाम दे ये ना दे तो भी आपको इसी के बारे में लिखना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन है, तो यूएनएफसीसी ही ऑर्गेनाइज करती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, जो कि इस साल इजिप्ट में हुई थी। मोस्टली किस पे डिस्कशन है? क्लाइमेट चेंज। और इसी से रिलेटेड 4 बड़े टॉपिक्स कवर किए गए हैं। मिटिगेशन। अब मिटिगेशन में क्या पढ़ना है? जो हमारा राइज ऑफ टेम्परेचर है उसको किसी भी तरह ग्लोबल लेवल 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाने देना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं जाने देना है, उसको हमें मिटिगेट करना है। मिटिगेट मतलब कम करना है, खत्म करना है ग्लोबल एमिशन को लेकर। अब अडेप्टेशन किस चीज का उन्होंने किया है? अडेप्टेशन किया था COP26 वाले पेरिस अग्रीमेंट को लेकर। पिछले साल पेरिस में हुआ था, पेरिस अग्रीमेंट कन्वेंशन साइन किया गया था, जिसमें नेट जीरो वाली बात कही गई थी। नेट जीरो मैंने कल भी पढ़ाया था, परसों। तो वो इस वाली मीटिंग में हुआ था, तो कहा कि उस मीटिंग की भी बातें हमें इसमें अडेप्ट करनी है, मतलब इस साल इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, फाइनेंसिंग की बात हुई। अब ये सब चीजें करना है तो एक अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो $100 बिलियन का डिमांड है कि इतना तो कम से कम करेंगे। ये 2009 से चल रहा है, अभी तक नहीं मिला, इसकी डिलीवरी अभी भी बाकी है $100 बिलियन की। लॉस एंड डैमेज की बात हुई कि देखा गया कहीं हरिकेन्स आए थे, कहीं लैंडस्लाइड हुई, कहीं ड्रॉट आया, कहीं फ्लड आया। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में किस लिए हो रही थी? क्लाइमेट की वजह से हो रही थी, ना कि एक पर्टिकुलर देश की कोई गलती थी। एक पर्टिकुलर देश की कोई गलती नहीं थी, पूरे क्लाइमेट में हर ग्लोबल कंट्री का रोल होता है। तो अगर कहीं पे ये नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसकी फंडिंग, उसकी डैमेज की फंडिंग देनी चाहिए। वो डैमेज फंडिंग की अनाउंसमेंट हुई है, तो ये लिख लो, डैमेज फंडिंग दिया गया लॉस एंड डैमेज का। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और इसकी थीम क्या थी? वही लॉस एंड डैमेज इसकी थीम भी है। थीम इज लॉस एंड डैमेज। हो जाएगा। बजट कंप्लीट, COP27 कंप्लीट। COP27 मीटिंग में 4 चीजें डिस्कस करी गई हैं। मिटिगेशन, मिटिगेट किसको करना है? जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्रॉस नहीं करने देना है। 1.5 और 2 डिग्री लिख लो। मोस्टली टिक इसी को करना, पर अगर ये नहीं दिया है तो 2 डिग्री पे जाना, क्योंकि दोनों ही बातें कही गई कि 1.5 तो तक ही रहना है, मैक्स टू मैक्स भी 2 जाना है। फिर
अडेप्टेशन COP26 के अग्रीमेंट को अडेप्ट किया गया है, US 100 बिलियन की डिमांड, और फिर जितना लॉस एंड डैमेज हुआ है उसको फंडिंग की जरूरत है, और यही इसकी थीम भी थी। कहां पे होस्ट हुआ है? इजिप्ट में हुआ है। दिस टॉपिक इज कंप्लीट एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के जो 2-3 ईयर थे वो आपके इसमें मेंशन हो गए हैं, तो कुछ और नहीं रहा है, जितना रेलिवेंट है उतना ही पहले पढ़ना है। अब कुछ करंट पे ज्यादा फोकस करना जो एक्चुअल में इधर बीच हो रहा है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी ऐसे ही प्लान करनी है। टेक 2 days maximum to revise full 4 chapters of current affairs, then revise 4 e-bulletins at least 4 months पहले, एग्जाम के 4 महीने पहले तक की e-bulletin, और कुछ छोटे छोटे करंट अफेयर्स जो उतना पढ़ के ही जाना है। आप पूरा मॉड्यूल स्पेसिफिक भी नहीं हो सकते हैं, आप पूरा e-bulletin स्पेसिफिक भी नहीं हो सकते हैं, कि करंट अफेयर्स जो रेगुलर वे में चल रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी भी हम लोग संडेज मिलेंगे, बट मॉड्यूल स्पेसिफिक क्लास आज कंप्लीट होती है, फिर हम लोग रेगुलर करंट अफेयर क्लास एवरी संडे जो करते हैं वही करेंगे। हार्डली 2 संडेज हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम सब अच्छे से देंगे, कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, और जो आ रहा है पहले वो अटेम्प्ट करके अपना काउंट कर लो कितना मैक्सिमम हो रहा है। यू नो, पास करने का जो परसेंट है, सपोज इट इज हम लोग में 40 सब्जेक्ट वाइज होता था, तो आप पहले देखो कि आप कितना ऑलरेडी स्कोर्ड हो, तब आप रिस्क लेने का सोचो, क्योंकि नेगेटिव जितना आप नीचे चले जाओगे उस पर भी ध्यान देना कि कितना अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव नहीं है ना इस बार, नेगेटिव हम लोग के टाइम पे नेगेटिव होता था तो हम लोग को गिन गिन के क्वेश्चन करना पड़ता था, अब तो नेगेटिव है ही नहीं, तो बेस्ट है कंप्लीट पूरा पेपर करना ही करना है। कुछ तुक्के लग गए और सही हो गए तो वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे। खैर, बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। एनी डाउट्स अभी कुछ एग्जाम स्ट्रैटेजी को लेकर जो पूछना है आज पूछ सकते हो, क्योंकि फिर पता नहीं नेक्स्ट हम लोग कब मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे। तो कोई डाउट्स है करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली, और सब्जेक्ट्स नहीं, ओनली करंट अफेयर्स? एनी क्वेश्चन? नेहा गुप्ता और बाकी सब कोई क्वेरी? अब बता दिया है कैसे पढ़ना है, पहले मॉड्यूल खत्म कर लो, अभी ताजा ताजा पढ़े हैं तो याद आ जाएगा ये चीजें पढ़े हैं। फिर बजट कंप्लीट करके अपनी सारी e-bulletins कंप्लीट करके रख लो। सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है, पर जब पढ़ने बैठोगे तो उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ इररिलेवेंट मैंने कटवा दिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाइंडिंग अप फॉर टुडे।